तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका पार्ट 2 देखिए। पार्ट 1 हम लोगों ने लाइव क्लास लिया था। लाइव में बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से हम 2-4 क्वेश्चन को ही देख पाए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाए थे। तो इसलिए हम रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए आए हैं। इसमें हम लोग A to Z फिर से पूरा प्रश्न को देखेंगे, A to Z पूरा समझेंगे, ठीक। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर से कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, जो चैप्टर 1 है हमारा, चैप्टर 1 क्या नाम है इसका, हिंदी का गोधरी का चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं। दही वाली मंगम्मा जो बारनिका का चैप्टर 1 है, उसका हम क्वेश्चन आंसर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पिन कमेंट में उसका हम लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक। इसका चैप्टर 1 है जाति प्रथा। जाति प्रथा। चैप्टर 2 है हमारा 20 के दांत। इसका जितना भी क्वेश्चन बैंक में सवाल है, देखिए, जाति प्रथा और 20 के दांत से 2014 से लेकर के 2024 तक के जितना भी प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन बैंक में, हमने आपके लिए कल रात में आपके लिए पूरा प्रश्न को छाट दिया है। आपके लिए पूरा प्रश्न को टाइपिंग करके ले आए हैं, पूरा नोट करके। जितना भी प्रश्न पूछा गया है 2014 से लेकर 2024 तक के, और इसमें ईयर भी ईयर बाई ईयर कब पूछा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ये भी हम आपके लिए टाइपिंग कर दिए हैं, ठीक। तो पूरा क्वेश्चन को आपके लिए ले आए हैं कि जितना भी 2014 से 24 तक पूछा गया है, A to Z क्वेश्चन को ले आए हैं। और आपके लिए जितना भी प्रश्न बनता है क्वेश्चन बैंक में, वो सारे प्रश्न लिया है। इस प्रश्न को देख लेते हैं, अपने से आंसर खुद से दे देते हैं। जो नहीं आएगा उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप खुद से देने लायक बन जाइएगा तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन एक भी परीक्षा में नहीं छूटेगा, क्योंकि परीक्षा में हमेशा रिपीट करता है, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, जो बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे महंगे कोर्स परचेस नहीं करते हैं, उनको सेम कंटेंट, बेहतर से बेहतर नोट्स, बेहतर से बेहतर स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। इसलिए हमने आपके लिए सारा क्वेश्चन भी छाटा है रात को। तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा हमारे मेहनत के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास करने के बाद, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, इसको पहले जाति प्रथा क्या है इसे समझिए। जाति प्रथा मतलब कि एक धर्म के काम के आधार पर लोगों को बांट देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जो पंडित हैं वो सिर्फ पूजा ही करेंगे, पंडित को बेटा डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकता है। जो क्षत्रिय हैं वो सिर्फ भाला ही चलाएंगे, मतलब कि लड़ाई झगड़ा ही करेंगे जो क्षत्रिय हैं। यही हमारे क्या है, जातिवाद है। जाति का आधार पर बांटना कि क्षत्रिय है जो राज करेंगे, सिर्फ लड़ाई झगड़ा करेंगे, मतलब कि लड़ाई झगड़ा वो नहीं, युद्ध नहीं करते हैं। पहले के जो राजा होते थे क्षत्रिय, वो युद्ध करते थे ना दूसरे राज्यों से, यही बांट दिया गया है। पंडित का भी युद्ध नहीं कर सकते हैं, पंडित का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है। जो नीची जाति से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, उनका बेटा को उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। जिससे भीमराव अम्बेडकर के साथ होता था, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, कुआं से पानी नहीं पिया दिया जाता था। ये सब क्या जाति प्रथा है। तो जाति प्रथा कौन करते हैं, जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, चुपचाप घर बैठा रहता है, वही तो इस सब गलत विचार, गलत धारणा उसके मन में आता है। जातिवाद क्या है, समाज की एक कुप्रथा है, एक कुप्रथा जाति प्रथा। मतलब कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है जातिवाद। जातिवाद तो राजनीति में इतना बुरी तरह से घुस गया है ना, कि बिहार में जाति के आधार पर पूरा वोटिंग होता है। मतलब जो जाति है, ये जाति चलता है राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे सब जितना भी नेता सब है ना, जाति के आधार पर वोट मांगता है। और जो देश स्तर पर चलता है, राष्ट्र के स्तर पर, वो धर्म चलता है। धर्म को बढ़ावा देते हैं, किसी एक धर्म को बढ़ावा देंगे और धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे। जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितना भी है, किसी एक धर्म को बढ़ावा देते हैं, वोट मांगते हैं। यानी कि सांप्रदायिकतावाद देश लेवल पर चलता है, और जातिवाद चलता है राज्य लेवल पर, जिसमें ये जाति किसी खास जाति को सपोर्ट करते हैं, जातीय जनगणना करवा के, और फिर उसी के साथ उसी से वोट मांगते हैं। तो समझ सकते हैं जातिवाद कितना बुरी प्रथा है, कितना कुप्रथा है, जो हमारे अथी में भी घुस गया है, राजनीति में भी। जातिवाद कौन करते हैं, जो लोग बेरोजगार रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं, जो पढ़े लिखे हैं, जिसके पास रोजगार है, वो जातिवाद को मानते। आप ही पढ़े लिखे तो आप जातिवाद को मानते हैं नहीं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बेकार बैठे हैं, जो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हैं, बेकार बैठे हैं, उसके जो बेरोजगार बैठे हैं, उन्हीं को जातिवाद न आएगा, उन्हीं के मन में जातिवाद न आएगा। इसलिए जातिवाद का प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी, ठीक। अगर लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो जातिवाद क्यों करेगा, वो तो अपने काम में बिजी रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए, मुझे काम मिल गया कि
मुझे पूरे भारत में भ्रमण करना है, तो मैं उसके बदले मुझे अर्निंग आएगा, तो मैं क्यों जाऊँ लोगों के साथ जातिवाद करने अथी करने हूँ। जैसे आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, आप क्यों करेंगे जाके लोगों को जातिवाद कि है तू नीची जाति से आता है, तू ऊँची जाति से, उसको छुएंगे नहीं, छुआछूत की भावना ये सब क्या क्यों करेंगे। हमारा काम है, अपना काम करते रहेंगे, यानी कि हम बेरोजगार जब बेरोजगार हो जाएंगे, घर बैठे रहेंगे, चाहे थोड़ा सा और मैं नहीं सकना नीची जाति से आता है, ये सब मन भावना उत्पन्न होता है, इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है। तो देखिए, मानव मुक्ति का पुरोधा है, क्या कह रहा है, मुक्ति कौन किया, दलितों को मुक्ति कौन दिलाए थे, दलित जाति के जो लोग होते हैं उन्हें मुक्ति कौन दिलाए थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी दिलाए थे, क्योंकि उनके साथ बहुत टॉर्चर किया जाता था, उनको कुएं में पानी नहीं पिया जाता था, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, विद्यालय में नहीं घुसने दिया जाता था, तो उनको मुक्ति दिलाए थे। ये सब जितना भी कष्ट है उनसे मुक्ति कौन दिलाए थे, तो भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को। और ये भी याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। और भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी का क्या नाम था जानते हैं, इनका माता जी का नाम था भीमाबाई, इनका पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। याद रखिएगा, रामजी सकपाल, माता जी का नाम भीमाबाई। अम्बेडकर नगर में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में। ठीक, याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था एमपी के महू में, मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। तो देखिए, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहता था, तो मुक्ति कौन दिलाए थे, दलितों को मुक्ति दिए थे अम्बेडकर जी, इसलिए अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न, जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। यानी कि जाति प्रथा होता है लोगों के स्वभाव के आधार पर नहीं होता, रुचि के आधार पर नहीं होता, इसलिए स्वाभाविक विभाजन मतलब क्या हुआ, स्वभाव के आधार पर। स्वभाव यानी कि जो वो चाहता है उसका रुचि, यानी कि रुचि के आधार पर नहीं होता है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक, समझ गए। यानी कि जाति प्रथा स्वभाव यानी कि रुचि के आधार पर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, रुचि के आधार पर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 19, 21, 22, 25 में भी पूछेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो समझ सकते हैं क्वेश्चन का वेटेज कितना है। ये बार बार पूछा गया है, तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। हम अभी आपको बताए हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश का महू में हुआ था। ठीक, और इनका पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, इनका माता जी का नाम था भीमाबाई। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ये देखिए, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सब बहुत बार रिपीट किया जाता है। ठीक, तो ये सब जरूर याद रखिएगा कि अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक, आपको इसका एक ट्रिक बताएंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का। अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ट्रिक याद करने का, ट्रिक याद कैसे करें। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास बेहतर क्वालिटी का माइक नहीं है, जिसके कारण बैकग्राउंड नॉइज़ आता है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो एक दिन ज़रूर बेहतर क्वालिटी का माइक आएगा, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा तो ज़रूर एक दिन बढ़िया क्वालिटी का माइक आएगा, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ सुनाई नहीं देगा, तो अभी कुछ एडजस्ट कर लीजिए। ठीक, बैकग्राउंड नॉइज़ को। ठीक, तो देखिए, इसका प्रश्न याद करेंगे कि 14 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ठीक, तो याद रखिएगा, इसका याद करने का ट्रिक क्या है। देखिए, जब भीमराव अम्बेडकर जी 14 साल के हो गए थे तो समझदार हो गए थे, जब क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज थे, तो 14 साल को हो गए थे, यानी कि 10वीं में प्रवेश किए थे, तभी वो समझदार हो गए थे 14 साल में। अब 18 साल में वो लंदन पढ़ने के लिए चले गए थे, 18 साल में लंदन, 2 साल बाद 18 साल में लंदन पढ़ने के लिए चले गए थे। फिर इतना वो समझदार थे, इतना पढ़े लिखे वाला आदमी थे कि 91 साल जिंदा रहे। ठीक, ऐसा याद करने का ट्रिक बना सकते हैं। ठीक, कि देखिए, इसका याद करने का सबसे उस हम छोड़िए, अब देखिए ध्यान से ट्रिक। अम्बेडकर जी यानी कि अम्बेडकर जी तो संविधान का रचयिता है, यानी कि बहुत समझदार आदमी थे, यानी कि 14 साल की उम्र में ही वो थी। हम लोग तो अभी 16 साल के, फिर भी उतना मैच्योर नहीं हुए, उतना समझदार नहीं हुए, लेकिन वो 14 साल की उम्र में ही समझदार हो गए थे। ठीक, तो 14 साल की उम्र में कुछ समझदार हो गए थे। तो देखिए, 14 कहाँ है, चैप्टर क्या ऑप्शन बी में 14 है, नहीं, सी में नहीं, डी में नहीं, तो ऑप्शन ए में, तो इसके ऑप्शन ए मार देंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो देखिए, जाति प्रथा किनके साथ हुआ था, जातिवाद किनके साथ हुआ था, अम्बेडकर जी के साथ हुआ था, तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, अम्बेडकर जी। 2020 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा। देखिए,
अरे ये भाई देखिए, हाँ देखिए, आदर्श समाज यानी कि जो समझदार समाज हो, आदर्श समाज होगा, वो स्वतंत्रता यानी कि सभी लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, समानता सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाएगा, और मातृत्व यानी कि सब अपने मातृभूमि के लिए मरने मिटने को तैयार रहेंगे। इस पे आधारित होगा। किसने कहा था? तो अम्बेडकर जी ही कहेंगे, क्योंकि असमानता किनके साथ हुआ था? अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। अम्बेडकर जी के साथ असमानता हुआ था, उन्हें कुआं में पानी नहीं पिया जाता था, विद्यालय में प्रवेश नहीं, मंदिर में प्रवेश नहीं, ये सब क्या था? असमानता था उनके साथ। असमान किनके साथ हुआ था? अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, सब क्या है? संविधान में वर्णित था। संविधान का लेखक कौन है? अम्बेडकर जी है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो हम अभी आपको बताए थे कि जाति प्रथा का जो बेरोजगार लोग होते हैं वही ना जातिवाद करते हैं। जो बेरोजगार लोग होते हैं उन्हें कोई काम नहीं होता है, जातिवाद करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जाति प्रथा का बेरोजगारी। ठीक। अगला है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, वही प्रश्न है जो घुमा के पूछा गया, जाति प्रथा हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? जो आधुनिक सभ्य समाज है, जो सभ्य समाज है, वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि अगर श्रम का विभाजन नहीं होगा तो सभी लोग एक ही कार्य को कर पाएंगे। सभी लोग मतलब कि सभी लोग, जितना भी लोग होते एक ही कार्य को कर पाएंगे नहीं, सभी लोगों को अलग अलग उनकी रुचि के आधार पर श्रम का यानी कि कार्य का विभाजन करना चाहिए कार्य कुशलता के लिए, ताकि जैसे मेरा मन कर रहा है घूमने का, तो मेरा ट्रैवलिंग पर मुझे ट्रैवलिंग पर बना दिया जाएगा, मेरा कार्य बन जाएगा। इसलिए आपका मन कर रहा है पढ़ने का, तो आपको स्टूडेंट के लिए आपका काम बन गया। यानी कि सभी का कार्य अलग अलग है। जैसे अगर आप फिर आमदनी के स्रोत देखेंगे तो फिर कमाने के लिए तो किसी का मन करेगा डॉक्टर बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का मन करेगा टेक्नीशियन बनने का, मतलब कि कोई का मन करेगा पुलिस बनने का, IAS IPS, सबका अलग अलग मन है। यानी कि श्रम एक ही व्यक्ति सब चीज कर सकता है नहीं ना, तो श्रम का विभाजन करना बहुत जरूरी है, ताकि लोग अपने कार्य कुशलता के लिए अपनी रुचि के आधार पर अपना काम ढूंढ सके। ठीक। लेकिन जो जातिवाद होता है, जो काम के आधार पर ही लोगों को बांट दिया गया है जातिवाद में, कि जो दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से, वो जो दलित वर्ग के आते हैं वो सिर्फ चप्पल जूता सिएंगे नहीं। अम्बेडकर जी के साथ होता था, वो दलित थे तो उनको कहा जाता था कि आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं। ठीक। तो यही सब होता है जातिवाद। ठीक। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है? तो याद रखिएगा, देखिए इसका याद द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिया गया है। ये लाहौर में जाकर भाषण दिए थे अम्बेडकर जी, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। इंग्लिश में दिए थे, तो इंग्लिश में लिखा गया था। इसका हिंदी में रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव। याद रखेगा, ललई सिंह यादव ने किया था इसका हिंदी में रूपांतरण, ललई सिंह यादव ने द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को। इसी में से श्रम विभाजन जाति प्रथा लिया गया। इसका याद करने का ट्रिक समझिए। ट्रिक देखिए, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है? कास्ट सिस्टम यानी जातिवाद, जाति प्रथा, कास्ट यानी जाति प्रथा। देखिए श्रम जाति प्रथा कहाँ से लिया गया? चैप्टर 1 जाति प्रथा है। जाति प्रथा कहाँ से लिया गया? कास्ट से। कास्ट यानी कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक। याद रखिएगा, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट लिया, कहूँगा और कास्ट है नहीं यार, यहाँ कास्ट है लेकिन अंत में देखिएगा। देखिए ठीक, यहाँ द कास्ट इन इंडिया है, लेकिन इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक। देखिएगा कि जाति प्रथा, जाति यानी कि कास्ट, कास्ट सबसे लास्ट में कास्ट कहाँ है? लास्ट में कास्ट यहाँ है, लास्ट कास्ट मार दीजिएगा C। ठीक। लास्ट कास्ट C। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? ये तो बच्चों को पता है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बताइएगा कि आपका ये टोटल 12 प्रश्न था, क्वेश्चन बैंक का था, 12 में से आपका कितना सही हुआ है? तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका 12 में से कितना सही हुआ है। ठीक। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक।